नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एमसीक्यू की, क्योंकि अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके एग्ज़ाम करवाने के लिए एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न जो है वो लागू करना चाहती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर को सोल्व करना होगा। तो इसलिए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम 100 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट में आएंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट फर्स्ट है ये इसका, आपका बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। और इस पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है आपको 10 सवालों के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन किया जाएगा 10 एमसीक्यूज को, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाता है घुमा फिरा कर जिस तरह से भी आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना जरूरी है। इसके अलावा हमने वेबसाइट के ऊपर भी ये 100 एमसीक्यू जो है किताब के पीछे के हैं। ठीक है ना, सीबीएस बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन हैं, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन के 10 स्लॉट रहेंगे, मतलब 10 वीडियो रहेंगे, वो आपको देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा 100 क्वेश्चन जो है वो हमने पीछे के क्वेश्चन वेबसाइट के ऊपर डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां जाएं और वहां से उन 100 क्वेश्चन को पहले पढ़ें, फिर उनके आंसर जो है मेमोराइज करने की कोशिश करें और फिर आप उसका वीडियो देखें। तो ऐसे 10 वीडियो हैं ये, और इनको आप पूरा पूरा देखें। हो सकता है आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन उसके अंदर मिले। इसके बाद में हम जब ये 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे, इसके बाद में हम पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि पिछली कक्षाओं में एमसीक्यू पूछे गए हैं इसी पेपर से। ठीक है, उसके बाद में अब उसके अंदर कितने एमसीक्यू हमें मिलते हैं पीवाईक्यूज में, 50-60 जो भी मिलेंगे उनको करेंगे। उसके बाद में फिर इसी बुक के अंदर हम जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होंगे जो बन सकते हैं बुक के अंदर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एमसीक्यू बनाने हैं, और बहुत से लोगों ने बनाए भी हैं। एमसीक्यू ने बनाकर सिंगल लाइनर बनाए थे, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन आपने बनाए थे, तो आप उनको पढ़ें। अब आपको उनकी मदद मिलेगी यहाँ पर, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जिन्होंने बनाए थे वो चाहे तो अपने जो भी आपने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए थे उनका एमसीक्यू बना लें। ठीक है, या अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें जो है मैसेज कर दें, टेक्स्ट में वो क्या नाम है उसका, फोटो खींच कर उसको डाल दें, हम उसके एमसीक्यू बनाकर आपको जो है पब्लिश कर देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की, और इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज की ओनली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सरकार ने जो है वो एमसीक्यू पैटर्न करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इसके अलावा भी आपको दूसरी परीक्षाओं में जो है मदद करेंगे, यहाँ तो मदद होगी सही, इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम होंगे जहाँ पर भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कोशिका में लगभग जल की मात्रा होती है, जो सेल होती है कोशिका, उस कोशिका में लगभग जल की मात्रा होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सेल इज, कितना अमाउंट होता है कोशिका के अंदर जल का। अब देखिए जल का जो ज़्यादातर अमाउंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, ये सेल होती है और सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में अगर पूछा जाए, ठीक है, देखो दो चीजें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर पूछा गया है कि जल की मात्रा कितनी होती है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो जल की मात्रा पूछी गई है वो टोटल कंटेंट के अंदर पूछी गई है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। अब इन सब के अंदर भी कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट जरूर होता है, क्योंकि बिना फिजियोलॉजिकल पीएच के ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्रियाएं होती है वो इसके अंदर होती है। तो जैसे न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ वाटरी मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए होता है इसके अंदर, उसमें भी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो होता है वाटर का वो अटैच होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जी कि कहीं ना कहीं इस कोशिका के अंदर, सारी कोशिका के अंदर वाटर फिलअप है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात ये हो जाती है कि अगर पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म में कितना प्रतिशत वाटर होता है, तो आपको लिखना है 80%। कितना लिखना है, 80%। लेकिन अगर सेल के अंदर पूछा जाए तो फिर वाटर का अमाउंट हो जाता है यहाँ पर कितना, 70%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कितना हो जाता है, 70%। ठीक, अलग अलग जो सेलुलर कंटेंट होते हैं उनके अंदर अलग अलग वाटर का जो है लेवल होता है।
ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कोशिका में लगभग जल की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है 70%। अगर याद नहीं रहे, कुछ भी आ जाए तो 70 से 80% ध्यान रखिए, इसमें भी आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। 70 to 80%, अगर 70 नहीं है वहां पर 80 है तो समझ जाइए 70 से 80 के बीच का आपको लिखना है। 70 to 80% जो है वाटर यहाँ पर सेल के अंदर अवेलेबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, प्रोटीनों की दोहराने वाली इकाई होती है, यानी कि रिपीटेड यूनिट क्या होती है। द यूनिट विच इज रिपीटेड इन प्रोटीन, प्रोटीन में जो रिपीट होने वाली यूनिट होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो प्रोटीन होती है वो बनती है अमाइनो एसिड से। किससे बनती है भाई, अमाइनो एसिड से। किससे बनती है प्रोटीन, अमाइनो एसिड से बनती है। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड होता है या अमाइनो एसिड होता है, ये अमाइनो एसिड यहाँ पर एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि एक अमीनो एसिड यहाँ जुड़ गया, एक अमीनो एसिड यहाँ जुड़ गया, एक अमीनो एसिड, इस तरह से हर बार एक अमीनो एसिड जुड़ता है। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये अल्फा कार्बन होता है, इधर इसका NH3 ग्रुप होता है, इधर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर R ग्रुप होता है। तो इस तरीके से ये जो है बाइंड होता रहता है। तो ये हर बार ये एक अमीनो एसिड है, एक प्रारूपिक अमीनो एसिड का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड, ये जो R ग्रुप होता है, ये बाकी चीजें सेम होती है। COO इसके अंदर सेम होगा, अल्फा कार्बन होगा और अमीनो ग्रुप यह होगा। ठीक है, केवल बदलेगा कौन, आपका आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप है ये बदल जाएगा, और इस आर ग्रुप के बदलने से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, मतलब बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, इस तरह से अमीनो एसिड होते हैं। तो ये अलग अलग अमीनो एसिड जो है जुड़ते हैं और एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जो होती है आपकी प्राइमरी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से एक हेलिक्स बनता है। तो प्रोटीन की रिपीटेटिंग यूनिट क्या हो गई, अमीनो एसिड। क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड ही हो रहे हैं रिपीट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। ठीक है, अगर शर्करा की बात करें, शुगर की बात करें, तो ये जो शुगर की रिपीटेटिंग यूनिट होती है वो बनाती है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए सेलुलोज बना लिया। सेलुलोज में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज 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 इस तरह से जुड़ता है। ठीक है, और क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है। बात समझ में। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो जहां पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब, न्यूक्लियोटाइड होता है आपका एक बेस होता है। ठीक है, उसके साथ शुगर होता है, और शुगर के साथ में क्या होता है, एक फॉस्फेट होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन। ठीक है, एडेनिन के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इस तरह से। तो न्यूक्लियोटाइड जिस रिपीटेटिंग यूनिट में आते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका डीएनए या आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। डीएनए या आरएनए ये दोनों में पाए जाते हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं तो वो डीएनए हो सकता है, और क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ठीक है, अगर शुगर है, शर्करा है, शर्करा रिपीटेटिव यूनिट में पाई जा रही है तो वो सेलुलोज हो सकती है, और दूसरा कोई भी बड़ा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर अमीनो अम्ल की रिपीटेटिव यूनिट है तो वो क्या होगी, प्रोटीन होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन हो जाएगा, सॉरी अमीनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 क्वेश्चन पर। ये लीजिए, ये हमारा नंबर 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्लों की दोहराने वाली इकाई है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखो, न्यूक्लिक अम्ल कहें या न्यूक्लिक एसिड कहें हम, ये होते हैं हमारे डीएनए। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे डीएनए की, फिर अगर डीएनए ऑप्शन नहीं है तो फिर बात करेंगे हम आरएनए की। ठीक है, दो चीजें होंगी हमारे पास। तो न्यूक्लिक अम्लों की दोहराने वाली इकाई क्या होती है, अभी ये मैंने बताया आपको कि जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए या आरएनए, उसके अंदर जो रिपीटेटिंग यूनिट होगी, दैट यूनिट विच इज रिपीटेड इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में रिपीट होने वाली जो यूनिट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, अगर डीएनए है तो दो श्रृंखलाएं होगी उसके अंदर, इस तरह से दो चेन होंगी, और अगर आरएनए है तो उसके अंदर सिंगल चेन होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिपीटेटिंग यूनिट होगी वो होंगे उसके न्यूक्लियोटाइड। क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम ऐसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन कहते हैं। ठीक है,
एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन से जुड़ता है। थायमिन एडेनिन से और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। समझ में आ गई? यही रिपीटेटिंग यूनिट यहाँ पर जो आरएनए होगा उसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल होगा। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इस तरह से होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इस तरीके से ये आरएनए होगा। तो ये तो हो जाएगा आरएनए और ये हो जाएगा आपका डीएनए। तो यहाँ पर जो रिपीटेटिंग यूनिट होगी वो होगी क्या, आपकी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि न्यूक्लियोटाइड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है हमारे पास में बेस होता है। न्यूक्लियोटाइड में एक चीज होती है बेस। अब ये जो बेस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। ठीक है भाई, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। ठीक है, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंदर आता है अपने पास में एडेनिन और गुआनिन। जो पायरिमिडिन होता है उसके अंदर आता है हमारे पास में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ये होते हैं पायरिमिडिन के अंदर। अगर इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एडेनिन और गुआनिन की जो स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन और गुआनिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और अगर पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी है, जैसे ये आपका जो है मान लेते हैं कि एडेनिन है या गुआनिन है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बस इसके रिएक्टिव ग्रुप जो इसके ऊपर लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हमें केवल समझना है कि किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है ना। न्यूक्लियोटाइड होता है क्या। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 9 नंबर का नाइट्रोजन होगा यहाँ पर, अगर हम इसको काउंट करें तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9। ठीक है, तो इस 9 नंबर के नाइट्रोजन पर जो है शुगर वो जुड़ेगा। यहाँ पर क्या जुड़ेगा भाई, शुगर जुड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, और इस शुगर का जो 5 नंबर का कार्बन होगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा यहाँ पर फॉस्फेट। ठीक है, PO4। तो ये तीनों चीजें जुड़नी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, कौन कौन सी, बेस, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, और इसके बाद में ये हो जाएगा आपका शुगर, और इसके बाद में ये हो जाएगा आपका फॉस्फेट। ठीक है, तो बेस हो, शुगर हो और फॉस्फेट हो, अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये तो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? और केवल फॉस्फेट नहीं हो, फॉस्फेट नहीं हो, केवल क्या हो, शुगर हो और आपका बेस हो, ये दोनों ही चीजें हो, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड जो है वो डीएनए या आरएनए का निर्माण नहीं करते। न्यूक्लियोटाइड ही जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। यानी कि डीएनए और आरएनए की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 1 नंबर का जो कार्बन नाइट्रोजन होता है, सॉरी, इस नाइट्रोजन से जुड़ता है आपका शुगर का फर्स्ट कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, और फिर इसके 5 नंबर वाले कार्बन से यहाँ पर जुड़ता है आपका फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ जो 3 प्राइम होता है उसके ऊपर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह यहाँ पर भी 3 प्राइम पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये भी एक पूरा का पूरा, अगर यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, शॉर्ट में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये फॉस्फेट हो गया, ये शुगर हो गया, और ये आपका सार जो भी बेस है वो हो गया थायमिन, साइटोसिन या यूरेसिल में से कोई सा एक। तो ये पूरा का पूरा एक हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया जी, न्यूक्लियोटाइड हो गया। समझ में आ गई बात? तो डीएनए और आरएनए, क्योंकि हमें पूछा गया है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड को दोहराने वाली इकाई क्या हो गई यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। ठीक है, शुगर को मैंने समझा ही दिया आपको, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ये इसके अंदर आएंगे। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4।
आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सी बार पूछा जाता है। कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक सूचनाओं को कौन ले जाता है? तो देखो, आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, उस सेल के केंद्रक के अंदर, जो सेल होती है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इस न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर पाया जाता है आपके गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं भाई? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये बने होते हैं किसके? डीएनए के। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? डीएनए के। ठीक है। और ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए किसका बना होता है? अभी हमने देखा न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, क्योंकि जो भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, उन आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का काम या तो क्या कौन करता है? गुणसूत्र। अगर ऑप्शन में गुणसूत्र है तो गुणसूत्र, और अगर गुणसूत्र नहीं है और डीएनए है तो डीएनए, और अगर डीएनए भी नहीं है और आरएनए है तो आरएनए भी, क्योंकि कुछ आरएनए जो होते हैं वो भी आनुवांशिक होते हैं। इसलिए हमें ऑप्शन को ढंग से पढ़ना चाहिए और फिर पढ़ने के बाद ही इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, तो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन हो जाएगा? यहाँ पर कैरियर कौन हो जाएगा? डीएनए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। लिपिड नहीं होता है। ठीक है। लिपिड आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक नहीं होता, न ही कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो होते हैं ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं जी? बिल्डिंग ब्लॉक। कार्बोहाइड्रेट तो होता है बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, और जो लिपिड होता है ये होता है एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या होता है? एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है। और ये कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, एनर्जी भी देता है, और हमारा बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है। ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें यही बनाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन हो जाएगा? डीएनए। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलिटीन गुणसूत्र, यानी कि बहुपट्टीय गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? मल्टी स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। मल्टी स्ट्रैंडेड का मतलब है भाई कि जो, पहले तो ये देखो कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? गुणसूत्रों की जा रही है। ठीक है। तो गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, देखिएगा, गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नाम की जो संरचना होती है ये पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। पहली बात तो ये समझ लो आप। अब इसमें से जो भी यूकैरियोटिक है वही हमें यहाँ पर रखना है, बाकी को हटा देना है। तो देखो ई कोलाई जो होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। पहले तो यहाँ समझते हैं ई कोलाई क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पर हमारा जेनेटिक जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है भाई? न्यूक्लियोइड। ठीक है, याद रखना ये बात। जिस तरह से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जेनेटिक मटेरियल कहलाया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है, इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है। और ये न्यूक्लियोइड भी किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। ठीक है। जिस तरह से हमारा क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का, उसी प्रकार से ये भी किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अभी मैंने ये कहा कि गुणसूत्र जब इसके अंदर पाया ही नहीं जाता, इसके अंदर तो न्यूक्लियोइड होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जो है वो फंगस में आता है, तो इसमें ये यूकैरियोटिक सेल है, नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, एक न्यूरोस्पोरा बच गया और एक ड्रोसोफिला बच गया। अब पोलिटीन क्रोमोसोम की बात की जा रही है। तो पोलिटीन क्रोमोसोम जो होते हैं यानी कि जिन्हें कहा जाता है बहुपट्टीय गुणसूत्र, ये बहुपट्टीय गुणसूत्र जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में इस तरह से पफ स्ट्रक्चर पाई जाती है, पफ नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो पफ होता है इसे कहा जाता है बाल बियानी रिंग। क्या कहा जाता है? बाल बियानी रिंग कहा जाता है। इसे कहेंगे हम बाल बियानी रिंग, बाल बियानी रिंग। ठीक है। और ये जो रिंग्स होती है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरह से ये पट्ट दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? जब गुणसूत्रों को रंगा जाता है, जब गुणसूत्र को रंगा जाता है, स्टेन किया जाता है, तो ये
फूले हुए भागों के अंदर ये जो गुणसूत्र होता है इसमें इस तरह से पट्ट दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसे गुणसूत्रों को कहा जाता है बहुपट्टीय गुणसूत्र। और ये जो है खास वो बात होती है किसकी, डिप्टेरा गण की, ठीक है ना, जो कि किसका गण है, मक्खियों का गण है। डिप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाए, तो ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं भाई, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ये गुणसूत्र पाए जाते हैं लार ग्रंथियों में, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड के अंदर। किसकी सेलिवरी ग्लैंड, जो कीट होते हैं, ठीक है, जो कीट होते हैं उनकी सेलिवरी ग्लैंड के अंदर ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहा जाता है या सेलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इनकी जो लंबाई होती है वो काफी बड़ी होती है, और अगर देखें इनको हम तो इनमें जो है चार गुणसूत्र जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या होता है, चार गुणसूत्र जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और वो आपस में फ्यूज होकर जो है एक गुणसूत्र का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। वैसे मैं जनरल स्ट्रक्चर इसका जो है वो बना रहा हूँ, कभी आपने अगर देखा हो तो एक ही जगह जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरह का गुणसूत्र होता है, एक छोटा गुणसूत्र होता है। तो यहाँ इस तरह की संरचना होती है गुणसूत्र की, जिसमें चार गुणसूत्र होते हैं जो इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं जब इनको रंगा जाता है, स्टेन किया जाता है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और ये पाए जाते हैं किसके अंदर, कीटों के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं भाई, कीटों के अंदर पाए जाते हैं। जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इनको, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको कहा जाता है बाल्बियानी रिंग, ठीक है। और इसकी वजह से ही इन गुणसूत्रों को कहा जाता है मल्टी स्टैंडर्ड या बहुपट्टीय गुणसूत्र या पॉलीटीन गुणसूत्र, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इनका, पॉलीटीन गुणसूत्र, पॉलीटीन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, पॉलीटीन गुणसूत्र। कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीटीन यानी कि हिंदी में बोलते हैं बहुपट्टीय गुणसूत्र या मल्टी स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। किस में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं ड्रोसोफिला मक्खी की लार ग्रंथियों में, ठीक है। पढ़ा है हमने ये, ड्रोसोफिला मक्खी की लार ग्रंथियों में ये गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ, देखो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है। देखो यहाँ पर समझ लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन न्यूक्लियोसाइड भी आ सकता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड। एक हो गया न्यूक्लियोसाइड, एक हो गया अपना न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड में आपका होना चाहिए बेस, ठीक है, बेस यानी कि नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। दूसरा इसके साथ क्या होनी चाहिए, राइबोज शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के साथ में क्या होनी चाहिए, राइबोज शुगर। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीएसपी, ठीक है। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुत सी बार मैंने आपको बताया भी है ये कि बीएसपी याद रख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखो हमारे ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं। फॉस्फोरिक अम्ल यानी कि फॉस्फेट, जिसको हम फॉस्फेट बोल रहे हैं, वो एक प्रकार का फॉस्फोरिक एसिड होता है। यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है जी। शुगर जो होती है वो होती है राइबोज शुगर, शुगर क्या होती है, राइबोज शुगर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। और ये जो होता है बेस, जो होता है वो बेस होता है यहाँ पर क्षार, ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और ये चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। शुगर जो होती है वो यहाँ पर दो प्रकार की होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर जो होती है वो आरएनए में पाई जाती है, और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो किसमें पाई जाएगी, डीएनए के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें न्यूक्लियोटाइड की बात करी जा रही है, ये नहीं पूछा जा रहा कि डीएनए है या वो आरएनए है, दोनों में ही न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। अंतर यह होगा कि यहाँ पर जो शुगर होगी वो डीऑक्सी राइबोज होगी डीएनए के अंदर, और अगर केवल राइबोज है तो फिर वो आरएनए की शुगर होगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब चलिए जी, फॉस्फोरिक अम्ल है, बिल्कुल होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारे पास में। राइबोज शर्करा होती है,
लेकिन यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया हमारा गलत। कितनी चीजें होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 में फॉस्फोरिक अम्ल है, नाइट्रोजनस क्षार है। फॉस्फोरिक अम्ल दे दिया, नाइट्रोजनस क्षार दे दिया, यानी कि बेस दे दिया और फॉस्फेट दे दिया, शुगर नहीं है इसके अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरिक अम्ल है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन क्षार है, बिल्कुल है। और राइबो शर्करा भी है, तो तीनों चीजें हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार और राइबो शर्करा ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं किसके? फॉस्फोरिक एसिड के। अगर यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स की जगह क्या आ जाए? न्यूक्लियोसाइड आ जाए, तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर न्यूक्लियोटाइड की जगह यहाँ पर क्या हो? न्यूक्लियोसाइट हो। क्या हो? न्यूक्लियोसाइट लिखा हुआ हो, तो यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन ने ये वीडियो देखा है, किस किस ने ये पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाटसन क्रिक डीएनए का मॉडल जो है किस प्रकार का है? वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया वो किस प्रकार का दिया था? देखो, वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था, उस मॉडल के अनुसार अगर हम बात करें तो एक डबल हेलिकल मॉडल है, ठीक है। इस तरह का डीएनए मॉडल है इसका। और इसने ये बताया था कि इसका जो एक हेलिक्स होता है, ठीक है, ये जो एक हेलिक्स होता है, इस एक हेलिक्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक मेजर ग्रुप होता है, एक मेजर ग्रुप होता है और एक माइनर ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? माइनर ग्रुप। छोटी खांच और बृहद खांच, लघु खांच और बृहद खांच होती है, ठीक है। इसमें जो ये जो एक हेलिक्स होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इसका साइज होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बीडीएनए की खासियत बात है, ठीक है। और ये जो होता है, इसका व्यास जो होता है वो होता है 120 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 20 एंगस्ट्रॉम, नॉट 100, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है ये पूरा डीएनए का व्यास, ठीक है। तो ये है कुछ खास बातें जो कि डीएनए के जो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है उसके अंदर कही गई थी। और डीएनए जो है, वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए खोजा था वो था बीडीएनए। कौन सा डीएनए था? बीडीएनए। और दुनिया में ज्यादातर पाया जाने वाला जो डीएनए है वो भी कौन सा है? बीडीएनए, ठीक है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला डीएनए कौन सा होता है? बीडीएनए होता है। तो बात समझ में आ गई। ये जो कहानी है जिसमें एक मेजर ग्रुप होता है, एक माइनर ग्रुप होता है, 34 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो इनके बीच की दूरी होती है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। एक हेलिक्स की जो मोटाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक हेलिक्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये चार बातें जो है इंपॉर्टेंट है, और इन चार बातों के आधार पर ही हम बीडीएनए को डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो मॉडल कौन सा था, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए मॉडल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इज, तो वो कौन सा मॉडल था? बी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अब अगर हम ए की बात करें तो ए में जो है 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इसी तरह सी होता है, इसी तरह जेड होता है। जेड जो होता है ये जिगजैग फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? जिगजैग फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके पास क्या होता है? अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो होती है, ठीक है। डीएनए के अंदर अलग अलग तरह की संरचनाएं होती हैं, मतलब इनके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड की संख्या, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या किस प्रकार की होगी, ठीक है। ए डीएनए के अंदर, बी डीएनए के अंदर, सी डीएनए के अंदर, जेड डीएनए के अंदर, ठीक है। उसके आधार पर ये डीएनए अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो ए बी सी डीएनए होते हैं, ये सब जो जितने भी डीएनए हैं ये राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप इसकी, राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। और ये जो जेड डीएनए होता है ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? लेफ्ट हैंडेड। मतलब कि ये जिस तरह से ये घुमा हुआ है, जैसे इस तरह घुमा हुआ है, इस तरह से घुमा हुआ है तो राइट हैंड पे घुमा हुआ है, ठीक है। इस तरह से घुमा हुआ है तो लेफ्ट हैंड से घुमा हुआ है। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ गई बात?
तो ज़्यादातर जो होता है एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और जेडडीएनए, ठीक है। इसके अलावा ईडीएनए भी आजकल खोज लिया गया है। बहुत सारे डीएनए जो है अलग अलग तरह से बताए गए हैं। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और जेडडीएनए में क्या डिफरेंस होता है, इनके अंदर कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये हमें यहाँ पर याद करके रख लेना है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा भी जाए, ज़्यादातर तो वैसे तो यही पूछा जाता है कि भाई वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल था वो कैसा था और उसके अंदर कितने मतलब किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। समझ में आ गई बात। वैसे जनरली जो है बीडीएनए के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। एडीएनए की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं, ठीक है। जेडडीएनए के अंदर 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एबीसी डीएनए के अंदर, एबीसी जेड डीएनए के अंदर। तो आप इन न्यूक्लियोटाइड की संख्या याद रख के भी जो है डिफरेंस कर सकते हैं। और जनरली जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल खोजा था वो कौन सा था, अपना बीडीएनए वाला मॉडल था। इतना हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। चलिए, वाटसन और क्रिक की खोज के अनुसार, वाटसन तथा क्रिक की खोज के अनुसार डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, जैसा अभी हमने डायग्राम देखा कि डीएनए किस तरह का था। तो वाटसन एंड क्रिक आर नोन फॉर देयर डिस्कवरी दैट डीएनए इज, वाटसन और क्रिक को उनकी डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने जो डिस्कवर किया वो डीएनए कैसा था, ठीक ठीक है। तो वो डीएनए कैसा था भाई, वो डीएनए था आपका इस तरह का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। किस तरह का डीएनए था भाई, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इस तरह का डीएनए था, ठीक है ना। दोहरी कुंडलित यानी कि द्विसूत्रीय, दो सूत्र थे इसके अंदर। एक सूत्र यहाँ से 3 प्राइम टू चलता है, जो कहाँ पर आता है जी, 5 प्राइम पर आता है, ठीक है। और इधर ये जो 5 प्राइम है यहाँ से ये 3 प्राइम पर आता है। तो दो इसके अंदर एंटी पैरेलल जो है स्ट्रक्चर होती है। ये जो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होती है इसमें यहाँ पर जो है ये सॉरी यहाँ पर तो एडेनिन और ये थाइमिन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर ये जो होती है बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट होता है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर ये शुगर के साथ में गुआनोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर यहाँ पर आ जाएगा वापस शुगर, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। कैसा डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, मतलब दोहरे दो सूत्रीय। कैसा होता है, द्विसूत्रीय, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एक सूत्रीय, तो एक सूत्रीय गलत है। द्विसूत्रीय, तो द्विसूत्रीय यहाँ पर अभी तक तो राइट है, ठीक है। और कुछ चीज दे रखी है क्या, एक सूत्रीय राइबो शर्करा युक्त, तो एक सूत्रीय नहीं होता है, द्विसूत्रीय होता है, राइबो शर्करा जरूर पाई जाती है। एक सूत्रीय फॉस्फेट रहित, फॉस्फेट रहित नहीं होता है, फॉस्फेट तो पाया जाता है, इसमें जरूरी है शुगर और फॉस्फेट, तो दो चीजें जरूरी है। तो यहाँ पर एक सूत्रीय नहीं होता है, द्विसूत्रीय होता है। तो वाटसन और क्रिक का खोजा हुआ डीएनए कैसा था, द्विसूत्रीय, या इसको बोला जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या चीजें होती है, तीन चीजें, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये ध्यान रखना है। ये तीनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये तीनों जो होते हैं ये सब जो बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो हम यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक सूत्रीय डीएनए मिलता है। अब एक सूत्रीय डीएनए भी होता है भाई, ऐसा नहीं है कि द्विसूत्रीय डीएनए हो, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में पाया जाता है, ये सोचने वाली बात होती है यहाँ पर। भाई जब हम बात कर रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वाटसन क्रिक ने जो डीएनए खोजा वो भी कौन सा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ठीक है ना। तो अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर किस में पाया जाएगा, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो पाया जाता है 5x174 बैक्टीरियोफेज के अंदर। ये एक फाज होता है और इस फाज के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। बहुत से जो वायरस होते हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है, वायरस के अंदर वैसे तो हमने सुना है कि वायरस के अंदर ज्यादातर क्या होता है जी, आरएनए होता है। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि जिनका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और ये डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, ठीक है। या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है।
अब ये जो वायरस है ये भी एनिमल वायरस हो सकते हैं, यानी कि एनिमल के अंदर जो है रोग पैदा करने वाले, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके प्लांट वायरस जो पादपों के अंदर रोग पैदा करते हैं, ठीक है। अब या फिर ये थर्ड जो समस्या है इसकी, वो है आपकी कौन सी, बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, साइनोफेज हो सकते हैं, यानी कि फाज बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब ये जो फाज बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं के अंदर पाया जाता है क्या, आपका डीएनए, ठीक है। और जो डीएनए होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए या आरएनए, किसका, वायरस का, ठीक है। अब देखो, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो जीवाणु में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कौन सा डीएनए होता है यहाँ पर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। टोबैको मोजेक वायरस की बात करेंगे तो इसके अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है जी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टोबैको मोजेक वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ठीक है। आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है ना। कोरोना का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। जिस तरह से मैंने यहाँ कहा कि टीएमवी का जो है आनुवांशिक पदार्थ वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, स्यूडोमोनास का आनुवांशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यानी कि यहाँ पर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, टोबैको मोजेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कोरोना वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख के देना है, कोरोना का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है कोरोना का वो क्या है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, चार में से एक ही होगा, ठीक है। अब वो कौन सा है वो आपको बताना है। अब चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, देखो मैंने बताया यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो है नहीं है, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा इसके अंदर। यह है 5 × 174 बैक्टीरियोफेज। क्या है ये, बैक्टीरियोफेज है। अगर बैक्टीरियोफेज नहीं देखा है तो ये इस तरह का होता है, यहाँ हम बढ़ा देते हैं इसको, यह बैक्टीरियोफेज होता है। और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इसके कैप्सिड के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है जी। और इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आगे जब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, किस तरह से हम इसको एज ए व्हीकल, एज ए वेक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है 5 × 174 के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लास्ट एंड फाइनल 10th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है हमसे, जीवों में कौन सा डीएनए सामान्यतया पाया जाता है, इनमें से कौन सा डीएनए जो होता है वो सामान्यतया जीवों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो हालांकि ये नहीं था, कोई दूसरा ही क्वेश्चन था वो तो, कि ए डीएनए का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है जीवों के अंदर, इस तरह का कोई क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था लेब असिस्टेंट के अंदर काफी साल पहले, 2-3 बार पेपर हो चुका उसका, दूसरे पेपर में शायद पूछा गया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन इसी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार का डीएनए जो होता है वो सामान्यतया पाया जाता है जीवों के अंदर। तो जो डीएनए पाया जाता है वो बी डीएनए है, ठीक है ना। सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए कौन सा है, बी डीएनए। और ये वही बी डीएनए है जिसे वाटसन वाटसन और क्रिक ने खोजा था, ठीक है। ये वही बीडीएनए है जिसे किसने खोजा था, वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था, ठीक है जी। और इन्होंने जो डीएनए खोजा वो कौन सा डीएनए, बी डीएनए। और यही बी डीएनए जो होता है ज्यादातर पाया जाता है सभी जीवों के अंदर। बात समझ में आ गई। तो ज्यादातर जीवों के अंदर पाया जाने वाला डीएनए कौन सा है जी, बी डीएनए, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे 10 प्रश्न। कल हम नेक्स्ट क्लास में आगे के 10 प्रश्नों को और सोल्व करेंगे। इस तरह से आपको मैंने बता दिया 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों का पूरी किताब में से 100 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि इस आपकी बुक के पीछे अवेलेबल हैं। आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्वेश्चंस का। अगर आपको लग रहा है अच्छा है तो आप देख सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी आप जुटा सकते हैं। हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है।
तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर एग्ज़ाम होता है इसी पैटर्न पर। नहीं भी होता है तब भी आपको दूसरी जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि आप पीटीटी का देना चाहते हो या कोई दूसरा जैसा भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, रीट वगैरह जो भी आप दे रहे हो, चाहे आप रीट दे रहे हो, चाहे आप पीटीटी का दे रहे हो, चाहे आप किसी और दूसरा एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप एनडीए का दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, और अगर वहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड नाइट।